जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आपके पास सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने अपना एक ये सीरीज़ स्टार्ट किया है माइंड मैप का। इसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट का पूरी तरीके से निचोड़ करके एक ही क्लास में उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये आज का उसी सीरीज में आपका मैथ का माइंड मैप का पार्ट 2 है, ठीक है ना। ये पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। जो नहीं देखे हैं वो पहला पार्ट जाके देख लीजिएगा। सेम प्लेलिस्ट में ही आपको नीचे बहुत सारे सब्जेक्ट के माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, हम उन्हीं सारे टॉपिक्स को लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं या हम भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे त्रिभुज की अगर हम बात करें, त्रिभुज में इस तरीके का ट्रायंगल आप लोगों ने देखा होगा। अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और उसका मतलब उसके कोण द्विभाजक से, ठीक है ना, जैसे ये कोण बी के समद्विभाजक से अगर कोई कोण और कोण सी के समद्विभाजक से कोई बिंदु डी पे मिलता है, ये कोण अगर थीटा बनाता है और ऊपर वाला कोण ए है, तो इस थीटा कोण का एंगल आपसे बार बार पूछा जाता है। तो इसका एकदम से जो फार्मूला होता है सबसे शॉर्ट वे वाला, वो होता है थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2। ए क्या है? ऊपर वाला बचा हुआ एंगल, ठीक है ना। तो एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और कई बार आपसे क्या करता है, इसी को क्या करता है, इस त्रिभुज में इस तरीके से बना देता है। जैसे एबीसी एक त्रिभुज था ना, इसने इन साइड को नीचे तक बढ़ाएगा, इसको भी नीचे तक बढ़ा देगा। उसके बाद इनके बाइसेक्टर करेगा, इसका बाइसेक्टर करेगा और इसका बाइसेक्टर करेगा। यहाँ पे जो कोण थीटा बनता है उसको पूछ लेता है। तो इसका भी रिलेशन ए के साथ क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है 90 माइनस अब हो जाता है, ठीक है ना। क्या 90 माइनस ए बाई 2 हो जाता है। उस अंदर की तरफ होगा तो 90 प्लस ए बाई 2 होगा, बाहर की तरफ होता है तो 90 माइनस ए बाई 2 होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आप लोगों ने जानते होंगे। ये थोड़ा बहुत हमने पार्ट 1 में भी ले रखा है, ये शायद हो रखा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ समझ लीजिए। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को अगर आगे तक बढ़ाएं तो ये जो बाहर साइड से कोण बनता है थीटा, इसका फार्मूला होता है कि अंदर के पास वाले को छोड़ करके सुदूर दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा इज इक्वल टू आपका एंगल 1 एंड एंगल 2 के योग के बराबर होता है। ये आपको याद रखना होता है। एक तो बहुत ही बेसिक फार्मूला है, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखोगे आप, ठीक है ना। और एक बेसिक सी बात आपको ये याद रखनी है कि कभी भी कोई त्रिभुज बनता कैसे है, ठीक है ना। तो ये जरूर पूछा जाता है, ये अगर याद है तभी आपसे क्वेश्चन बनता है। कह रहा है आपसे कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है ना। जैसे अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, मान लो 3 4 5, इसकी भुजा की लंबाई दे रखा है, तो ये हमेशा हमेशा सत्य होगा कि 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आया जो कि 5 से बड़ा होगा, या 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 आया जो कि तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। और इसका विपरीत भी होता है क्या, कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। जैसे अगर मैं 4 में से 3 को घटाऊं तो 1 आया, 1 हमेशा 5 से छोटा रहेगा। तो ये भी फॉलो होता है हर एक कंडीशन में, ठीक है ना। यहां तक त्रिभुज की बात आप समझ गए। अच्छा, एक फार्मूला जो है बहुफलक से आता है, पॉलीहेड्रन से पूछा जाता है, जिसमें फलक, एज और क्या कहते हैं वर्टेक्स में रिलेशन आपको याद रखना होता है। इसको यूलर्स फार्मूला से भी जाना जाता है। सीटेट का ऐसा कोई पेपर सेट नहीं जिसमें इस फार्मूले से क्वेश्चन ना बना हो। तो इसको आप लोग को कैसे भी करके एकदम याद रख लेना है। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि v प्लस एफ इजक्वल टू ई प्लस 2, मतलब वर्टेक्स सिरों की संख्या और फलकों की संख्या का योग करोगे तो वो बराबर हो जाता है किसके, किनारों की संख्या में 2 जोड़ करके, ठीक है ना। अब एज और वर्टेक्स ये सारी क्या होते हैं, तो देखिए जहां कोने मिलते हैं इन्हें वर्टेक्स मिलता है। दो वर्टेक्स के बीच की भुजा को एज बोला जाता है। फलक का मतलब ये होता है जैसे पूरा सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, ये याद रखोगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक आपका क्वेश्चन बनता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है ना। वैसे तो देखिए मैं आपको सिखा दे रहा हूं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो मेरी मैथ की किसी भी वीडियो को आप देख लीजिएगा जिसमें ये क्वेश्चन कराया होगा, वहां पर मैं आपको सिखाया होगा कि ऑप्शन से कैसे करना है। ऑप्शन से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है।
फिलहाल हम अपने फार्मूले को समराइज कर लेते हैं। देखिए, त्रिभुजों की सर्व अंग समता का क्या मतलब होता है? अगर कोई दो त्रिभुज में कोई तीन कंडीशन हमें मिल जाए, चाहे वो तीनों भुजाएं मिल जाए, चाहे तीनों कोण मिल जाए, चाहे एक भुजा एक कोण, इस तरीके से कोई भी तीन चीजें अगर समान मिल जाती हैं तो त्रिभुज की बाकी बची हुई चीजें ऑटोमेटिक समान हो जाती है। ये कहता है सर्वांग समता, ठीक है ना। जैसे ये आपके सामने एक त्रिभुज है एसएसएस क्राइटेरिया से, इसका मतलब है एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या बोले जाएंगे? कन्ग्रुएंट बोले जाएंगे कि सर्वांगसम बोले जाएंगे। जैसे ही आपने तीन क्राइटेरिया दिखा दिया, दोनों में तीन कॉमन चीजें दिखा दी, तो बचे हुई चीजें को बिना कहे अपने आप बराबर हो जाएंगे। जैसे कि ये कोण ऑटोमेटिक इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सर्वांग समता का मीनिंग। अच्छा, ये तो पहली क्राइटेरिया हो गई, या तो आपको तीनों भुजा मिल जाए, या दूसरी कंडीशन में आपको एक भुजा उसके बीच का कोण और दूसरी भुजा मिल जाए। जैसे ये वाली भुजा इसके बीच का कोण और ये वाली भुजा, इधर देखेंगे तो ये वाला इधर वाली भुजा और इसके बीच का कोण इधर वाली भुजा, ये बराबर मिल गए, तो ये आपस में क्या बोले जाते हैं? कंग्रुएंट बोले जाते हैं। तीसरा इसकी क्राइटेरिया जो होती है वो होती है आपकी कि दो कोण मिल जाए और उनके बीच की भुजा, जैसे एक कोण ये और एक कोण ये, इनके बीच की भुजा, एक कोण ये और एक कोण ये, इनके बीच की भुजा, ये आपस में क्या हो जाए? अगर बराबर हो जाए तो भी ये क्या होता है? सर्वांग समता के क्राइटेरिया को फॉलो करता है। यहां तक समझ गए? चलिए अगला नेक्स्ट कंडीशन और क्या बन सकती है? चार कंडीशन चौथी नंबर की, दो कोण या तीसरी कोई सी भी भुजा मिल जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण मिल गए, एक कोई भी भुजा मिल जाए, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है। एक आपका होता है RHS, ठीक है ना। RHS क्राइटेरिया क्या कहता है? किन्हीं ये लगता है हमेशा समकोण त्रिभुज पे। किस पे? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? अगर आपको ये पता चल जाए कि ये राइट एंगल्ड है और हाइपोटेनियस आपको पता चल जाए बराबर है दोनों के, और कोई एक भुजा आपस में बराबर मिल जाए, तो आप इससे कहोगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में RHS से क्या है? कंग्रुएंट है। तो ये याद रखोगे। चलिए समझ गए। अब मैं कुछ 2D से जो आपके एरिया वगैरह के फार्मूले बनते हैं उनको समझा देता हूं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे स्क्वायर यानी कि वर्ग, हिंदी इसकी होती है वर्ग, ठीक है ना। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा शेप जिसकी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहा जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे मैं परिमाप भी लिखता चलता हूं, इसमें नहीं बनाया गया है, परिमाप से भी क्वेश्चन बनता है। इसका जो परिमाप होता है, चारों भुजाओं का योग कर दोगे तो 4a यानी कि 4x यहाँ पे बन जाएगा, ये परिमाप हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल में देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो लंबाई होती है l और एक होती है चौड़ाई। लंबाई ऊपर नीचे आपस में बराबर होती है, उसी तरीके से चौड़ाई बराबर होती है। अगर हम रेक्टेंगल के चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और इसके परिमाप की बात करें तो 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये याद रखोगे आप। वेरी नाइस। उसके बाद आपका आ जाता है पैरेललोग्राम यानी कि समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम ये हो गया। इसमें क्या होता है? देखिए, इसका जो क्षेत्रफल होता है आधार की भुजा गुणा ऊंचाई दिया होगा, ये जो है इसका क्षेत्रफल होता है। चारों भुजाओं का योग इसमें भी आता है परिमाप के लिए। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये कम पूछा जाता है। लेकिन इसके जस्ट बाद ये देखिए ट्रेपीजियम, इसको समलंब बोला जाता है। क्या बोलते हो आप लोग? समलंब, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट हर बार पूछता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके क्वेश्चन फार्मूले को कैसे भी रट लो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसका शेप एक बार मैं खुद बना के दिखा देता हूं आप लोगों को कि दो समानांतर भुजाएं आपस में इस तरह के होती हैं, जैसे ए और बी हो गए, ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। दो भुजाएं होती है जो असमानांतर होती है इस तरीके से, और इनके बीच की जो दूरी होती है इसे हाइट बोला जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 गुणा ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग a + b और गुणा बीच की दूरी, ये होता है इनका फार्मूला ऑफ क्षेत्रफल का, ठीक है, ये समझ गए। और अगर इसके एरिया पेरीमीटर की बात कर लें तो ये तीनों भुजाओं को जोड़ देना, a + b + c + d, ये होता है इसका क्या? पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा शेप होता है जिसकी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चारों कोण बराबर हो ये कंडीशन नहीं होता, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं
दूसरा इसका अहम रोल क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ये आप लोग याद रखोगे। अगर हम रोम्बस के क्षेत्रफल की बात करें तो रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है, ये याद रखोगे, ठीक है ना। और इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है, मतलब चारों भुजाएं तो बराबर ही होती है तो उसका 4 गुना हो जाता है। समझ गए यहां तक? चलिए अगला जो आपका शेप आता है वो काइट का आता है, लेकिन काइट का बिल्कुल देखेंगे तो आप 1/2 गुणे d1 d2 ये सेम होता है, लेकिन इसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपसे पूछ लेगा कि उस शेप का क्या नाम होगा अगर कोई उसके, देखिए काइट का क्या होता है, ये पास पास वाली दोनों भुजाएं और नीचे की दोनों पास पास वाली भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये याद रखना। और इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। तो कई बार डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है, एक बार बना था 2019 में बना था काइट पे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप रोक करके वीडियो को ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो 2D के फार्मूले हमने आपको समझा दिया, अब हम आपको समझा देते हैं 3D के फार्मूले, ठीक है, जिसको कि मेंसुरेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या शेप इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको कट कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, जो बनता है सबसे पहले आपका क्यूब से बनता है, जिसको कि हिंदी में घन बोला जाता है, ठीक है ना। तो घन क्या होता है, एक ऐसा शेप होता है जिसकी कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। 3D में जैसे ए है तो सारी भुजाएं, हाइट सब कुछ क्या होगा, ए होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, बेस का एरिया, ऊपर का एरिया और चारों दीवारों का एरिया। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, रुक जाइए, ठीक है। जैसे एक ये क्यूबोडिकल बॉक्स मेरे पास है, अगर मैं कहूं टोटल सरफेस एरिया तो ये वाली एरिया भी, आगे की एरिया भी, इसके पीछे की भी एरिया भी और इधर की एरिया और साथ में छत और बॉटम इनका भी एरिया, तो इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, अगर देखो निगमन करना चाहो तो केवल एक फलक का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसी तरीके से टोटल 6 फलक है तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 6a हो जाता है। एक आता है CS से, जिसको कि कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया क्या कहता है कि इसके केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, छत और उसकी बात मत करो, छत को हटा दो, बेस को हटा दो, केवल चारों दीवारों को अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो इसी को बोला जाता है क्या, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो छत हटा दोगे, बेस हटा दोगे तो 2 हट गया, तो बच्चे कितने, 4, तो 4a स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 4a स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने को कहता है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब हो जाता है। जब भी घन की बात होगा तो भुजा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखोगे। एक चीज और याद रखना, इसका जो डायगोनल होता है यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये जो डायगोनल होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला कई बार पूछ लेता है, तो a करड़ी में 3 होता है, a√3 याद रखोगे ना, भुजा गुणा करड़ी में 3, यही होता है इसका डायगोनल, ठीक है। चलो एक शेप समझ गए आप लोग। एक क्वेश्चन आपसे बनता है क्यूबॉइड से, क्यूबॉइड की हिंदी होती है घनाभ, क्या, घनाभ होता है। घनाभ में और घन में क्या अंतर होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में क्या होता है, लंबाई में घनाभ ज्यादा होता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, घनाभ इस तरीके से होता है, एक बार मैं बना देता हूँ, वैसे फिगर बना हुआ है, ये इसकी लंबाई इसमें ज्यादा होती है, ये एल होती है, बी होती है, ये हाइट होती है, ठीक है ना। तो सारी चीजें इसमें भी पूछा जाता है। इसमें अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं फार्मूले की बात करूं तो ये होता है 2 गुणा में लंबाई L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है, ये याद रखोगे। क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसका भी कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें केवल बगल बगल का क्षेत्रफल आ जाता है, तो 2 गुणा में L प्लस बी, मैं फिर से लिख देता हूं L प्लस बी इंटू एच होता है, ये याद रखोगे आप। यहां लिख देता हूं, इसका कर्व सरफेस एरिया CS से क्या होता है, 2 गुणा में L प्लस बी इंटू एच होता है। TS से यहां लिख देता हूं क्या, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये होता है। यहां तक समझ गए। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो बहुत आसान होता है, L इंटू बी इंटू एच, तीनों भुजाओं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दीजिए तो इसका वॉल्यूम आ जाता है, आयतन आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसके डायगोनल की लंबाई की बात करें तो ये होता है √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर
साफ नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग पेन लिख करके लिख लीजिए, ठीक है, बहुत काम आएगा ये आखिरी मौके पे, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है सिलेंडर, ठीक है ना। सिलेंडर से क्वेश्चन इतना ज्यादा सीटेड पूछता है कि पूछो मत कितना पूछता है, आप हर पेपर सेट में देखेंगे यहां से, ठीक है। तो इसका क्या होता है, देखिए इस तरीके से एक सिलेंडर होता है जिसका कि आधार वृत्ताकार होता है, इसमें हाइट होती है, फिर यहाँ पे वृत्त होता है, ठीक है। इसका टीएसए का फार्मूला मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, याद रखना 2 पाई आर आर प्लस एच, क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये होता है टीएसए इसका, ठीक है ना। सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया, केवल गोलाई वाले भाग का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। और इसके वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात करूं तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इतना याद रखोगे, तो इतना आपको एटलीस्ट याद रहना चाहिए फार्मूले में। चलो आगे बढ़ चलते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने कोण पे। कोण यानी कि जिसको कि शंकु भी बोला जाता है, आप लोगों ने शंकु हो सकता है पढ़ा हो। तो कोण क्या होता है, आप लोगों ने जोकर की टोपी देखा होगा या बर्थडे कैप जो होती है उस तरीके का होता है, इसमें एल जो होता है स्लैंट हाइट होता है, इसकी हाइट एच होती है, आधार त्रिज्या को आर लिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, क्या होता है एल प्लस आर, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है ना। क्या पाई आर, यहां लिख देता हूं फिर से, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, आप लोग अपनी कॉपी में इसको याद कर लेना, ये टीएसए हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल होता है, यहां पे लिखता चाहता हूं पाई आर एल, आप लोग खुद से लिख लेना कि ये क्यों लिखा हूं, याद है, ठीक है। चलो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो जो आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, उसको 3 से भाग दे दो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। कई बार आपसे इसका ये स्लैंट हाइट जो तिरछी ऊंचाई होती, तिर्यक ऊंचाई होती, वो पूछ लेता है, तो वो क्या होता है अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो ये फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए तो ये दो शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्फेयर पे। स्फेयर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्फेयर का मतलब गोला होता है, ठीक है ना। तो गोले का टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कैसे याद रखोगे, जैसे ये सर्कल है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो गोला चारों दिशाओं से सर्कल दिखता है ना, गोला चारों दिशाओं से सर्कल दिखता है, तो उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये याद रख लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। अगर हम इसके कर्व सरफेस की बात करें तो गोला तो हर तरफ से कर्व ही होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया वही रहता है जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गोले का वॉल्यूम, यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई, और आर यहाँ पे अब क्यूब हो जाता है। अभी तक जितने फार्मूले पढ़े सब में आर स्क्वायर के फॉर्म में दिखा था, लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में क्या होता है ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है कैसे भी करके, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अर्धगोला यानी कि हेमीस्फेयर से, ठीक है ना। हेमीस्फेयर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है ये देख लीजिए, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फेयर का आधा करके एक पार्ट और जोड़ दोगे, क्योंकि देखिए कटोरे को काटोगे तो एक सतह ऊपर भी दिखती है, ठीक है ना, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर होती है, तो ये याद कर लेना। अच्छा कर्व सरफेस एरिया इसकी 2 पाई आर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम इसका कितना होता है 4/3 का आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये याद रखोगे, इतनी चीजें याद रखोगे ना। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या था थोड़ा बहुत और कुछ बताने लायक है वो आपको लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ देखिए पॉलीगन यानी कि रेक्टेंगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है n × n-3/2 होता है, ठीक है। वैसे तो ये कम पूछा जाता है, ठीक है ना, ये भी कम पूछा, अच्छा ये पूछा जाता है किसी भी बहुफलक के बाह्य कोण का मान होता है 360/n डिग्री होता है, ये पूछा जाता है। ईच इंटरनल एंगल जो होता है 180 गुणा एक्सटीरियर एंगल होता है, माइनस कर देंगे तो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एंगल ऑफ आर ये मत याद करो, ठीक है ना, ये नहीं पूछा जाएगा। पेरीमीटर n × a हो गया। अच्छा और क्या है, एरिया ऑफ हेक्सागन की पूछेगा तो ये भी नहीं आपसे पूछा जाता है, एरिया तो नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये सब छोड़ो, इधर नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। ये पूछ लेता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है कभी भी, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ये भी याद रखोगे n-2 गुणा में 180 × n-2 होता है, ये भी याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक आपको चीजें पता हो गई। चलो आगे बढ़ चलते हैं।
अब देखिए आप एक क्वेश्चन देखने को मिलता है मीन मीडियन मोड से, ठीक है, जिसको कि डेटा हैंडलिंग के नाम से चैप्टर दे रखा है सीटेट की सिलेबस में, डेटा हैंडलिंग, तो वहीं से बनता है। मीन का क्या मतलब होता है, मीन हो गया या फिर औसत, इसी को औसत के फॉर्म में एकदम सेम यही फार्मूला होता है औसत का भी, ठीक है ना। मीन का मतलब जैसे मैं आपके सामने ये लिख दूं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, इसका मैं बोलूं मीन क्या होगा, ठीक है ना। तो मीन यानी कि मध्य की बात कर रहा है, माध्य की बात। तो ये क्या होता है, सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ करके इसके नंबर से भाग दे दो। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 से भाग दे दो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को 5 से भाग दे दो, तो ये मीन निकल के आ जाता है। यहां तक समझ गए, ठीक है, वेरी नाइस, यहां तक समझ गए आप लोग। अब यहां पे फार्मूले पे मत जाओ, मैं ऐसे ही आप लोगों को समझा दूंगा, ये सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। मीन के बाद आपसे एक पूछा जाता है मीडियन। अब ये फार्मूला बताओ क्या रटोगे क्या, ये सब, ये जो कुछ भी बता रखा है कोई फायदा नहीं है, सबको जोड़ना है, नंबर से भाग दे देना, ये मीन होता है। मीडियन क्या होता है वो जान लेते हैं। मीडियन में भी देखिए फार्मूला है, लेकिन मैं अपनी क्लास में कभी भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं करवाता हूं, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूं कैसे निकालोगे। मीडियन यानी कि माध्यिका बोलते हैं इसको, माध्यिका, ठीक है ना। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, यहां पे आपके पास जो डेटा है ये ऑड है, 1 2 3 4 5 संख्याएं है ना, तो ऑड हुई ना, विषम संख्याएं हुई। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो ये याद रखना कि जब भी कभी भी मीडियन निकालने की बात हो, मीडियन हो गया, मॉड हो गया, तो आपको क्या करना होता है, डेटा को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। इंक्रीजिंग में लिख लेना सबसे पहला काम, जैसे ये मैंने इंक्रीजिंग में लिख दिया। अब अगर संख्याएं विषम है तो बीच वाला ही मीडियन होगा, सिंपल सा, ये ही मीडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यिका। कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं रटना है, बीच वाला ही पकड़ लेना, वो माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने डेटा इस तरीके से आ जाता है, 6 8 10 इस तरीके से आ जाए, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इतने डेटा अगर आपके सामने आ जाते हैं, तो इसका जो माध्यिका होती है, सॉरी मीडियन होता है, वो क्या होता है, इसमें तो एग्जैक्ट बीच में नहीं पता चल रहा है, तो हम बीच की 2 पकड़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे 6 था तो 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, इन दोनों को पकड़ लिया, बाद में इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, ये जो आंसर आ जाएगा वही आपका मीडियन होता है। तो ये भी फार्मूला मत रटो, ठीक है ना। तो इस वे में करोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा, आसान भी लगेगा। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा होगा और आपको सब कुछ एक बार में याद हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला देखिए, वैसे मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस पार्ट 1 में सब कुछ बता दिया है, पर मैं हल्का सा रिव्यू दे देता हूं क्योंकि आपको यहां से भूल जाता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब जितने का कोई चीज आपने बेचा और जितने का लाए थे उसको घटा दो तो लाभ निकल के आता है, ठीक है ना। हानि उल्टा होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो और एक ये पूछा जाता है प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य होता है। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अगर आप लोग मेरी क्लास में जाकर के ये चीजें पढ़ोगे ना, तो ये फार्मूला वगैरह मैं कहीं नहीं इस्तेमाल करवाता हूँ, बहुत आसान करके कराता हूँ, रीजनिंग बेस पे आपको। ये हो गया आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका वो कहते हैं SICI हो गया, ये सारी परसेंटेज हो गया, सब रीजनिंग की तरह मैं सॉल्व कराता हूँ। कभी भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा फार्मूला न रटना पड़े, ठीक है ना। तो यहां तक आपका रिवीजन हो गया। चलो थोड़ा सा अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करने हैं जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे एक क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर किसी समबाहु की, पहली बात तो सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग होता है, ये याद रखोगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके शीर्ष लंब से। शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे इस वर्टेक्स से इस भुजा पे अगर 90 डिग्री का एक लंब डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, तो इसे शीर्ष लंब बोलते हैं। तो ये जो शीर्ष लंब AD है, इसका फार्मूला डायरेक्ट रट लेना आप, √3/2a होता है, मतलब करड़ी में 3/2 गुणा भुजा होती है, ये याद रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। चलो कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपको यहां से याद रखनी है, जैसे कि अगर कोई त्रिभुज है और इसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज की समान भुजा के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी काम करता है, वैस वर्सा भी, कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने प्रश्नों को हल करने में, ठीक है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लो, क्या
कि जब कभी भी किसी ठोस को पिघलाने के बाद दूसरा ठोस बनाया जाता है तो उसका आयतन समान रहता है। जैसे आपको कह देगा कि एक क्यूब है, इस तरीके से एक क्यूब है, इसको मैंने पिघला करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। तो अब कुछ पता हो ना हो, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो, अब सीटेट में एक क्वेश्चन इस बेस पे पूछा जाता है, इस तरीके से आपको कह देगा जैसे कि 3m माइनस 1/3m बराबर 3 है, ये दे देगा। तो आपसे पूछेगा m स्क्वायर प्लस 1/81 m स्क्वायर का मान कैसे निकालोगे। तो इसको ऐसे प्रश्नों के लिए हमेशा m के पहले जो संख्या होती है उससे भाग देकर हल किया जाता है। जैसे आपके सामने 3m दे रखा है तो m के पहले 3 है, तो पूरी इक्वेशन में 3 से भाग दे दो। समझाता हूं, 3m माइनस 1/3m बराबर 3 है, इसको भी 3 से भाग दो, इसको भी 3 से भाग दो, मतलब 3 से भाग का मतलब गुणा हो गया, इसको भी 3 से भाग दो। तो अब ये आपके सामने आ जाता है m माइनस 1/9m आ जाएगा बराबर 1। इसके दोनों साइड स्क्वायर करके अब सॉल्यूशन करोगे तो आपको 81 वाले टर्म में पहुंचा देगा ये, ठीक है ना। सीटेट ने 2-3 बार पूछा, एक बार 2016 में पूछा था, एक बार 2022 में आसपास पूछा था, अभी एक बार और पूछा था सेम पैटर्न पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए m के पहले कुछ नहीं था, इसलिए ये भाग देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो, ये समझ गए आप लोग। एक बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका बनता है इस टाइप का, आपको दे देगा जैसे 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 28yz माइनस 49z स्क्वायर के गुणनखंड होंगे, ये पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न में पहले पद को छोड़कर सभी पदों से a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होता है, ठीक है ना। और क्या है, आखिर में आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना होता है। मैं समझाता हूं क्या है। इतने को छोड़ दो, इतने को देखोगे तो ये एक अलग फार्मूला बनाएगा आपका 2। देखिए जैसे इतने को अलग ले लो, इसको ले लो 5x का होल स्क्वायर ले लेना, और माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपका आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस 28yz और माइनस 7z स्क्वायर। तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला। तो इन दोनों के एक साथ जोड़ोगे, बाद में ये आ जाता है 5x का होल स्क्वायर माइनस ये आपके सामने आ जाता है 2y माइनस 7z का होल स्क्वायर। अब इतने में और इतने में ये वाला फार्मूला लगा देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से भी कम से कम नहीं तो 4-5 बार सीटेट ने क्वेश्चन पूछ रखा है, डेटा बदल बदल के। ऐसे प्रश्नों को आई होप आप हल कर पाओगे। जिसको लगता है कि सर कैसे हल करना है, ये तो फार्मूला देख करके समझ आ रहा है, लेकिन हल कैसे करना है, तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ की कोई सी भी मैराथन क्लास उठा लीजिएगा, उसमें 1-2 क्वेश्चन इस बेस पे मिल जाएंगे आपको, मैंने अच्छे से सॉल्व करवाया है, ठीक है ना। चलो, एक बेस पे और क्वेश्चन इस तरीके का बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, जिसमें आपको कुछ नंबर दे देगा, जैसे ये 2, 1, 1, 6, 8 दे दिया, बराबर दे देगा 2 की घात a गुणा 3 की घात, ये 3 की घात b गुणा 7 की घात c। तो आपसे पूछ लेगा 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हमेशा दी गई संख्या का प्राइम फैक्टर करते हैं। कैसा, जैसे ये 21, ये 6, 8 है, सॉरी एक सेकंड, सॉरी 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 देखो, इस तरह के आपको नंबर को क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर कर लेना होता है। पहले 2 से काटना इस तरीके से, तो 2 के कितनी बार कटा उसको पावर चढ़ा दोगे तो वो a निकल के आ जाता है। फिर जो 3 से कटेगा जितनी बार वो पावर चढ़ा दोगे तो b आ जाता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे हल करके कंपेयर करके a b c निकाल के यहाँ रख के हल कर लेना, ठीक है। चलिए, ये रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट होता है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दे दिया आपको 7y और गुणा कर दिया आपको इंटू 6, तो आपको कह रहा है आंसर में y y y है, 3 बार रिपीट करवा दिया कि ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो y का क्या मान होगा। तो एक बात ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने y का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उठा उठा के रख रख के फटाफट से चेक कर लेना कि किस पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछता है सीटेट, तो ये भी आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए, अब हम धीरे धीरे लास्ट पे आ जाते हैं। ऑलरेडी इसका एक पार्ट बन चुका है, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में नीचे ही आपको मिल जाएगा पार्ट 1 के नाम से, या सीधा इसी थंबनेल की तरह उसको जरूर देख लेना। उसमें पूरा का पूरा मैथ जो बचे हुए सब कुछ था वो समराइज कर रखा है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक रूप में पूछा जाता है, जैसे दशमलव के पहले केवल एक नंबर रखकर
संख्या बनाने को मानक रूप कहा जाता है। जैसे समझो, जैसे देखो आपके सामने दे दिया 0.000000564 का मानक रूप बताओ, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप क्या करोगे, दशमलव के पहले केवल एक नंबर बचा के रखना, उसके बाद सबको राइट कर देना। तो दशमलव के पहले कितना नंबर रखोगे, 1, तो उसी को बोला जाता है मानक रूप। तो बाकी चीजों को 10 की घात में चढ़ा देना। तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आया, हम दशमलव यहां लगाए तो 10 की घात -7 हो जाता है। जब हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो घात माइनस में बढ़ती जाती है। इस तरीके से आपको बदल दोगे तो उसी को मानक रूप बोला जाता है। सीटेट इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे 15.2057 5 गुणा 10 की घात 7 का मानक रूप क्या हो जाएगा। अब दशमलव को उठा के यहां कर दिया हमने, ये कर दिया, और 10 की घात को बढ़ा घटा दिया। अगर बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, घट रही है तो घटा देंगे। ये इसका मानक रूप बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको मुझे समझाना था, ये चीजें बच गई थी पार्ट 1 से। तो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, तो उसको भी जाके देख लेना। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी आपके माइंड मैप हमने बना रखे हैं, उसको देखना। इस लास्ट मोमेंट में माइंड मैप से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इस बात की मेरी 100% गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी कल आप लोगों के हिंदी जो कॉन्सेप्ट और पैराग्राफ है उसका आपका एक क्लास आ जाएगी मैराथन की, फिर एक मैथ और एक साइंस की महाकुंभ मैराथन आएगी, और एक कोशिश करूंगा कि सीडीपी की और महाकुंभ मैराथन लेके आऊं, अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।